आज हम उत्तल दर्पण के लिए सूत्र 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u का निगमन सीखेंगे। यही सूत्र हमने अवतल दर्पण के लिए सीखा था इससे पहले वीडियो में। तो आज हम उत्तल दर्पण के लिए, तो देखिए ये उत्तल दर्पण है। उत्तल दर्पण जिसके दबे हुए तल पर पॉलिश होती है और उठा हुआ तल परावर्तक तल होता है। इसका दर्पण का ये मध्य बिंदु जिसे हम ध्रुव कहते हैं और ध्रुव से जाने वाली रेखा मुख्य अक्ष कहलाती है। तो ये दर्पण का ध्रुव पोल P है। ये इस प्रकार से खोखले गोले से काट करके बनाया गया है। अतः इसका वक्रता केंद्र इधर होगा, वक्रता केंद्र C, और इसके मध्य बिंदु पर कोई फोकस होगा F। यहाँ पर वस्तु सदैव दर्पण के बाईं ओर रखी जाती है, इसलिए ये कोई एक वस्तु रखी है AB। अब इसके द्वारा हम प्रतिबिंब बनाएंगे। मुख्य अक्ष के समांतर एक किरण गई और मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली किरण फोकस से जाती है या जाती हुई प्रतीत होती है। तो ये दर्पण को पार करके नहीं जा सकती, इसलिए ये फोकस से इस प्रकार से परावर्तित हो जाएगी और हमें फोकस से जाती हुई प्रतीत होगी। दूसरी किरण वक्रता केंद्र से गई, ये वक्रता केंद्र के लिए गई हमारी, और वक्रता केंद्र से जाने वाली किरण उसी मार्ग से वापस लौट करके आ जाती है। यहाँ पर दोनों किरणें काटती हुई प्रतीत हो रही हैं, तो इसका ये प्रतिबिंब बन गया हमारा A' B'। इस प्रकार से हम उत्तल दर्पण के द्वारा ये प्रतिबिंब बना। दर्पण से वस्तु की दूरी U मानते हैं, लेकिन दर्पण के बाईं ओर है, इसलिए ये ऋणात्मक होगी। यहाँ तक ये प्रतिबिंब बना है, प्रतिबिंब की दूरी V जो कि दर्पण के दूसरी ओर है, अर्थात आपतित किरण की दिशा में दूरी नाप रहे हैं, ये धनात्मक होगी। ये फोकस तक की दूरी है, फोकस दूरी है, और ये वक्रता केंद्र तक की दूरी है, वक्रता त्रिज्या R। हमने क्या किया, यहाँ से एक हमने इस पर एक लंब डाल दिया MN। तो इस प्रकार से ये SP S' कोई उत्तल पृष्ठ के द्वारा हमने वस्तु का प्रतिबिंब बनाया। अब इसी को लिखते हैं। माना SP S' कोई उत्तल दर्पण है जिसके सामने मुख्य अक्ष पर कोई वस्तु AB रखी है, जिसका प्रतिबिंब A' D' बनता है। ये अभी हमने प्रतिबिंब बनना बताया था। माना दर्पण से वस्तु की दूरी अर्थात ध्रुव से नापी जाती है। U कैसी होगी, विपरीत दिशा में चल रहे हैं, -Q। दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी ये धनात्मक होगी, इसकी फोकस दूरी प्लस की होगी और वक्रता त्रिज्या ये भी धनात्मक। चार बातें हमने मान ली। अब देखिए वही जैसे पहले त्रिभुज में हमने पढ़ा था कि दो समरूप त्रिभुज होते हैं। समरूप त्रिभुजों में संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए
त्रिभुज पहले की तरह देखिए, ध्यान से देखें पहले, ये वाला पूरा त्रिभुज बड़ा वाला ए बी और सी, त्रिभुज ए बी सी, और दूसरा त्रिभुज ए डैश बी डैश सी, ये वाला त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज ए डैश बी डैश सी। ध्यान से देखें दोनों त्रिभुजों को। एक तो ये वाला त्रिभुज है हमारा पूरा बड़ा वाला दिखाई दे रहा है, और एक प्रतिबिंब के साथ छोटा वाला त्रिभुज। ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं। क्यों समरूप है? कि ये वाला एंगल 90 का, तो इसका ये वाला एंगल भी 90 का, और ये वाला कोण सी पे जो बनना है पहले त्रिभुज में भी बनना है और दूसरे त्रिभुज में भी बनना है, कॉमन हो गया तो बराबर होंगे। जब दो त्रिभुजों में दो कोण बराबर हैं तो वे त्रिभुज समरूप होते हैं, और समरूप होते हैं तो समरूप त्रिभुजों में संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं। और इसलिए पहले त्रिभुज का लंब, इसलिए ए बी बटे दूसरे त्रिभुज का लंब ए डैश बी डैश, पहले त्रिभुज का आधार पूरा आधार आएगा ए सी, तो दूसरे वाले त्रिभुज का आधार ए डैश सी। समीकरण नंबर 1। आप दूसरे वाला त्रिभुज देखें, यहाँ से ये त्रिभुज बनना एक एम एन एफ, त्रिभुज एम एन एफ, और इसी के बगल में एम एन एफ, और एक छोटा सा प्रतिबिंब के साथ छोटा सा ये बनना है ए डैश बी डैश एफ, त्रिभुज ए डैश बी डैश एफ। ये भी कैसे हैं? समरूप है, और समरूप होंगे तो इनकी भी संगत भुजाएं समानुपाती होंगी। ये एम एन इसका लंब बटे इसका लंब छोटे त्रिभुज का बराबर पहले त्रिभुज का आधार एम एन का एन एफ हो गया, और बटे छोटे का आधार ए डैश एफ। परंतु ये देखें जरा, ये किरण और ये समांतर हैं हमारे, तो ये एम एन काय के बराबर होगा ए बी के, एम एन बराबर काय के हो गया ए बी के। तो जब इसका मान रखेंगे जहाँ में, तो ये हो गया ए बी बटे ए डैश बी डैश एन एफ बटे ए डैश एफ। समीकरण नंबर 2। अब क्या हुआ कि यदि दर्पण का द्वारक बहुत छोटा है, जब दर्पण का द्वारक छोटा होगा तो ये एन बिंदु खिसक करके पी पर आ जाएगा, तो इसलिए एन एफ को हम क्या कहेंगे? एफ पी। एन एफ बराबर हो गया हमारा एफ पी। एन से लेकर के एफ से लेके एन तक की दूरी है, जो एन खिसक के जा जगह बजाय एन को उठा करके पी पर रख दें तो क्या पढ़ेंगे इसको? एफ पी। तो ये हो गया। अब इसका मान रखेंगे तो ये हो जाएगा ए बी बटे ए डैश बी डैश बराबर एन एफ की जगह पे एफ पी अपॉन ए डैश एफ। समीकरण नंबर 3। अब परंतु इनके चारों के मान देखें। ए बी आप समीकरण 1 और 3 से देखिए। समीकरण 1 व 3 से, समीकरण 1 की लेफ्ट हैंड साइड और 3 की लेफ्ट हैंड साइड दोनों बराबर हैं। ए बी बटे ए डैश बी डैश, इसकी भी ए बी बटे ए डैश बी डैश, और तो राइट हैंड साइड भी हमारे बराबर होंगी। तो ये आएगा ए सी बटे ए डैश सी बराबर एफ पी बटे ए डैश एफ। ये हो गया हमारा समीकरण। अब इसमें हमें इन चारों के मान निकालने हैं पहले की तरह, तो समीकरण 4 भी कह सकते हैं इसको। देखिए जरा, अब क्या हुआ, इधर ले लेते हैं। ए सी बराबर परंतु ए से लेके सी तक की दूरी देखें
ए सी ये रही पी के पदों में तोड़ना है। क्यों तोड़ना है पी के पदों में? कि सभी दूरियां दर्पण के ध्रुव से नापी जाती हैं, इसलिए ए सी को ए पी प्लस पी सी कह सकते हैं, ए पी प्लस पी सी। और इनकी वैल्यू रखेंगे ए से लेके पी तक की वैल्यू माइनस यू और पी से लेके सी तक की दूरी प्लस के आर। दूसरी ए डैश सी देखें, ए डैश सी चित्र से देखें जरा, ए डैश सी तो कैसे निकालेंगे? पूरी दूरी में से पी से लेके सी तक की दूरी में से पी से लेके ए डैश तक की दूरी घटा देंगे, क्योंकि ए डैश सी निकालना है। तो माइनस पी सी माइनस ए डैश पी, इनके मान रखेंगे। पी से लेके सी तक की दूरी वक्रता त्रिज्या हुई प्लस की आर, और ए डैश से लेके पी तक की दूरी, ए डैश से लेके पी तक की दूरी वी। तीसरी बात एफ से लेके पी तक की दूरी एफ पी, एफ से लेके पी तक की दूरी फोकस दूरी एफ हुई। और लास्ट में ए डैश एफ बराबर ए डैश एफ निकालनी है, तो एफ पी में से ए डैश पी घटा देते हैं। तो ये क्या आएगी हमारी एफ पी मीन्स फोकस दूरी और ए डैश पी मीन्स बी। जब ये चारों वैल्यू समीकरण 4 में रखेंगे तो क्या आएगा? ए सी की जगह पर मान रखा हमने, ये निकाला है, ए सी की जगह पर माइनस यू प्लस बी, माइनस यू प्लस आर, माइनस यू प्लस आर अपॉन ए डैश सी की जगह पर आर माइनस बी इज इक्वल टू एफ पी की जगह पर एफ और इसकी जगह पर एफ माइनस बी। अब क्या हुआ? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिए, कैंची का गुणा करेंगे। तो देखिए एफ का पहले कर रहा हूं मैं, चाहे बात पहले इसका मान रख लेते हैं, एक मिनट सॉरी, परंतु आर बराबर काय के बताया था 2f के, तो आर का मान रखा हमने माइनस यू, आर की जगह पे 2f, आर की जगह पे 2f माइनस बी, एफ माइनस बी। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। तो पहले f का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 2f स्क्वायर माइनस बी एफ, और इनको लिख लेते हैं माइनस यू प्लस 2f एक ब्रैकेट में और f माइनस बी। 2f स्क्वायर माइनस बी एफ, माइनस यू का f में गुणा करेंगे माइनस के यू एफ, यू का बी में करेंगे तो प्लस के यू बी, 2f का करेंगे 2f स्क्वायर माइनस के 2bf, दोनों ओर से 2f स्क्वायर से 2f स्क्वायर कैंसिल हो गया। अब क्या हुआ? एफ वालों को सबको एक तरफ लिया, तो ये चल रहा है हमारा माइनस के bf, इसको पक्षांतर करके ले आए प्लस के 2bf और प्लस के uf, इधर रह गया हमारा ub। f वाले शब्द हमने एक तरफ कर लिए, 2bf में से एक bf घट गया तो bf प्लस uf बराबर ub। अब क्या किया? ubf से भाग देने पर दोनों ओर ubf से भाग दे रहे हैं, bf बटे ubf, uf बटे ubf, ub बटे ubf, कैंसिल करिए v और f, यहाँ से bf एक बार कट गया और यहाँ से u और f कट गए और ub से ub एक एक बार, क्या बचा? 1/u प्लस 1/v बराबर 1/f, या आगे पक्षांतर करके लिख दो 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। ये आ गया हमारा डेरिवेट 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। तो ये हो गया हमारा उत्तल दर्पण के लिए सूत्र।
तो दोनों दर्पणों के लिए, चाहे उत्तल दर्पण के लिए चाहे अवतल दर्पण के लिए, दोनों के लिए सूत्र समान रहता है। 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, दोनों दर्पणों के लिए सेम रहता है। शेष नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।